हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। डिजिटल बनने की दिशा में हमने जो सबसे बहुत शानदार काम किया है पूरी दुनिया में, फिनटेक में बहुत अच्छा काम किया है। फिनटेक दो शब्दों से मिलकर बना है, फिनांस प्लस टेक। फिनांस के सेक्टर में टेक का उपयोग पूरी दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर भारत पर होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि चाइना में पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा या हमारे बराबर है, फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेक का यूज़ करता है वो भारत करता है। और भारत फिनटेक के मामले में लीडिंग है, बहुत आगे है फिनांस का जो टेक है उसके सेक्टर में। हमने 2016 में नोटबंदी देखी और उस नोटबंदी के दौरान जो सबसे ज़्यादा हमको परेशानी का सामना करना पड़ा वो कैश को लेकर करना पड़ा। जैसे आज के समय पर अगर नोटबंदी करती भी है सरकार तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजेक्शन ही नहीं करते। सब लोग कहीं ना कहीं यूपीआई को लेकर काम करते हैं। यूपीआई एक ये वही व्यवस्था है जिसको लेके 2012-13 में हमारी संसद में एक स्पीच दी गई थी कि भारत में हम कैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेके आएंगे। मुझे 5 रुपये या 10 रुपये की धनिया खरीदने जाना हो तो वो सब्जी वाले के पास यूपीआई कहाँ से होगा? यूपीआई आप जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, क्यूआर कोड, स्कैनर, ये शब्द आपने बहुत सारे सुन रखे होंगे। इसको लेके बहुत आलोचना देश की हुई, लेकिन 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया उसके बाद से ये बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है भारत में। और भारत की इकोनॉमी को डिजिटल बनाने में इसने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज आपको एटीएम नहीं जाना है, इंस्टेंट पेमेंट आपका कहीं भी आपके बैंक खाते से, कौन सी बैंक का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसको पेमेंट करना है, ईजिली आपका पेमेंट हो जाता है। इसको लेकर दो खबरें। एक खबर है आरबीआई की चिंता, जो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, और एक है थोड़ी सी अच्छी खबर। दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे क्योंकि यूपीआई के रूल्स यहाँ पे बदल चुके हैं। तो आप अपनी राय बताइएगा दोनों खबरों को लेकर। अगर मैं यहाँ आरबीआई की चिंता के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूँ तो आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट में, या आरबीआई ये बार बार कहती है कि देखो अभी जो हम लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, ये यूपीआई फ्री है। मतलब आप जब किसी को पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता। जो यूपीआई आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना, उसका कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लग रहा है। और आरबीआई ने बोला है इसको बहुत लॉन्ग टर्म में हम लोग फ्री नहीं रख सकते। अगर लॉन्ग टर्म में फ्री रखेंगे तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बर्डन बढ़ता जाएगा और फिर वो डेप्थ की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसीलिए इस पर वो चार्ज लगाने की सोच रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि आरबीआई थिंकिंग की एक मिनिमम चार्ज के साथ यूपीआई को चार्ज कर दिया जाए, मतलब उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए? और अगर ऐसा करेंगे तो इसके क्या हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे कि क्या भारत फिर से यूपीआई की जगह एटीएम वाली इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसको लेकर अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आरबीआई की चिंता है और आरबीआई इस बारे में कई बार बोल चुका है। अब यूपीआई के जिस तरीके से रूल्स बदल रही है सरकार बार बार, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि यूपीआई पर जो चार्ज लगने की खबर या जो न्यूज़ है, हम इसको बहुत जल्दी ही देखेंगे कि अब इस पर मिनिमम, अब देखो बेटा, मिनिमम का आशय वो ऐसा नहीं है कि आपसे 100, 200, 250, 300 रुपये लगाएंगे। एक ट्रांजेक्शन पर कुछ पैसे का शुल्क लगाया जाएगा। हम लोगों को वो भी थोड़ा सा खराब लगेगा क्योंकि अभी तो हमसे फ्री यूज़ कर रहा है ना, कोई पैसा ही नहीं लग रहा है। तो इस पर अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। अभी नियम क्या बदले हैं यूपीआई को लेकर, जरा हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चे, 15 सितंबर जो है, इस 15 सितंबर से जो यूपीआई है, इस यूपीआई में बहुत सारे चेंजेस बदल जाएंगे। और वर्तमान में P2M है ना, P2M लेन देन की जो सीमा है इसमें बदल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ये वो बॉडी है जो पूरा का पूरा हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मैनेज कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रभावी तिथि है 15 सितंबर। ये डीडी न्यूज़ की खबर है। नई सीमा होगी चुनिंदा सत्यापित श्रेणियों पर, वेरीफाइड जो कैटेगरीज हैं इनमें 10 लाख रुपए प्रतिदिन ये यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जो खबर है ना, ये खबर काफ़ी अच्छी है। ये एक गुड न्यूज़ की कैटेगरी में है कि जो वेरीफाइड कुछ अकाउंट होंगे, और हम इस बात को कह सकते हैं ये डेफिनेटली मर्चेंट अकाउंट होंगे।
और ये लोग एक दिन में यूपीआई से 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। 15 सितंबर से ये नए रूल आपके प्रभावी होंगे, इस बात को ध्यान रखना। और ये डीडी न्यूज़ का ऑफिशियल सोर्स है, तो अपन इस पर डाउट भी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है? उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाना। जो बड़े बड़े डिजिटल भुगतान हैं इनको आसान बनाना, सिंप्लीफाई करना और इनको सिक्योर बनाना। तो 15 सितंबर से ये जो कुछ मर्चेंट हैं उन मर्चेंट के लिए, सेलेक्टिव जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वह 10 लाख रुपए हो जाएगी। 10 लाख रुपए। अभी आप सबको पता है कि आप 1 लाख रुपए के आसपास क्या कर पाते हैं, पेमेंट कर पाते हैं, लेकिन बाद में फिर 10 लाख के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। P2M बना P2P, ये क्या है, ये बदला क्या है, आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। देखो, व्यक्ति से मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट्स, इसमें क्या चेंजेस हुआ है समझो। नया नियम, सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। केवल सत्यापित श्रेणियों, वेरीफाइड जो कैटेगरीज हैं उन मर्चेंट के लिए, मतलब आपका सत्यापन होगा और सत्यापन किस आधार पर होगा, आप कितना लेन देन करते हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके आधार पर आपको वेरीफाइड किया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपको परमिशन दी जाएगी, ठीक है। P2P में क्या बदला है? हमारे लिए कुछ बदला है क्या? नहीं भाई, हमारे लिए कुछ नहीं बदला है। हमारे लिए जो चिंता की खबर है वही है आरबीआई की रिपोर्ट, जो बार बार आपसे कह रही है कि इस पर पैसा लगाया जाएगा, इस पर पैसा लगाया जाएगा। उसको लेकर अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। और क्या P2P में कुछ बदला है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। वर्तमान सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि ये P2M क्या है, P2M या P2P क्या है, इसकी लिमिट किस में चेंज की गई है, किसकी वैसे की वैसी रखी हुई है, ऐसे करके कब से प्रभावी होगा, एक सवाल हमारा बन सकता है। हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, इसको चलाता कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ IBA, ये इन दोनों ने एक अम्ब्रेला संगठन के तौर पे NPI को यहाँ पे डेवलप किया हुआ है ना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है, इसको यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ये सारी चीज़ें दिखता है, चाहे आपका UPI हो, चाहे रुपए कार्ड की हम लोग बात करें या हम IMPS की बात करें, ये सारे की सारे जो पेमेंट गेटवे हैं इनको यही चला रहा है NPCI। इसका गठन कब हुआ था, जरा आप एक बार इसके बारे में सोचने की कोशिश करिएगा, है ना, सोचने की कोशिश करिएगा। अब देखो, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA की एक पहल है। कानूनी आधार भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रावधानों के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो 2007 में हमने कानून बनाए। इस कानून का नाम भी याद रखना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। इसके तहत स्थापना की गई इस अम्ब्रेला संगठन की, और यही पूरा का पूरा जो ऑनलाइन पेमेंट है, इस ऑनलाइन पेमेंट को मैनेज करता है, देखता है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर काम करता है, ठीक है भाई। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखो, जो 2016 का विमुद्रीकरण हुआ, नकदी की कमी ने डिजिटल अपनाने को अनिवार्य कर दिया और 2016 में UPI को लॉन्च किया गया। रघुराम राजन, तत्कालीन RBI गवर्नर द्वारा पायलट इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और आज इसमें एक दिन में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 2017 के आसपास आप लोग देखेंगे भीम ऐप आया। सरकारी समर्थन के साथ भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का शुभारंभ किया गया और धीरे धीरे करके जो UPI है, इस UPI से पेमेंट का ट्रेंड ऐसा बना कि फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिर हमारा जो पोस्टल पेमेंट बैंक, ढेर सारी चीज़ें आ गई और ऑनलाइन पेमेंट काफ़ी आसान हो गया। और आज भारत में ढेर सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ UPI के थ्रू होते हैं। तो UPI के जो रूल बदल रहे हैं, ये बदलते रूल कुछ आपको फ़ायदे देते हैं, कुछ हमेशा चिंता की बात होती है। तो जो लिमिट बढ़ाई है फ़ायदे वाला है, लेकिन कंज्यूमर जो है, जैसे P2P है, इसमें स्टिल भेदभाव है भाई। हम लोगों को भी कभी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है एक दूसरे को, इसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। इसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जा सकता था, पर 1 लाख ही रखा हुआ है। क्या इसको बढ़ाना चाहिए, इस पर भी अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई। अब देखो, विकास यात्रा की बात करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा कर दी, खाते के साथ लिंक करने की क्षमता है। एक मुश्त जनादेश IPO सब्सक्रिप्शन के लिए ब्लॉक कार्य क्षमता करता है। इनबॉक्स इन इनबॉक्स भुगतान से पहले बिल देखने की सुविधा रहती है। UPI लाइट, छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन के लिए UPI लाइट भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। तो ढेर सारे फीचर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो, इसको इंटरनेशनल लेवल तक हमने पहुंचा दिया है, और इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पे पहुंचाया आप इसके थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। UPI सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है,
हमने यूपीआई को 2021 में 2021 में ग्लोबल यहाँ पे कर दिया, ग्लोबल कर दिया। और ग्लोबल करने की दिशा में सबसे पहले यूपीआई को शुरू किया गया भूटान के साथ, फिर इसको शुरू किया गया सिंगापुर। और अभी तो दुनिया की लगभग जो 10 कंट्री हैं, इन 10 देशों में आप यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं भारत के बाहर जाके। कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे सिंगापुर में आप पे नाउ और यूपीआई का लिंकेज है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। फ्रांस में एफएल टावर की बुकिंग आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात है ना, जो मर्सिक बैंक है, इसके साथ यूपीआई की स्वीकृति है। नेपाल और भूटान में क्यूआर आधारित भुगतान आप लोग कर सकते हैं। ऐसे करके भारत के बाहर भी आपका यूपीआई पहुंच गया है और इसने डिजिटल इंडिया की जो पहुंच है इसको काफ़ी मजबूत किया है और डिजिटल इकोनॉमी के बेस के तौर पर काम कर रहा है आपका यूपीआई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीमा वृद्धि 10 लाख कर दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए चुनौतियां और चिंताएं इसके सामने क्या है, देखो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने कई बार देखा है कि इसके माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो जो फ्रॉड या आप इसको धोखा जो कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेके हमको पॉलिसी और गाइडलाइन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेंगी। डिजिटल साक्षरता जो अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस की कमी है हमारी सोसाइटी में, तो अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा। जो जागरूकता है इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी की स्थिति ऐसी रहेगी। और फिर तकनीकी गड़बड़ियाँ, वेंग सर्वर का डाउन टाइम और लेन देन की जो विफलता है, ये यहाँ पे और परेशान करती है। तो टेक्निकल जो एरर हैं इनके समाधान भी हमको खोजने पड़ेंगे और बेहतर डिजिटल इकोनॉमी बनने की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, आप ध्यान रखना। P2M की जो सीमा है ये बढ़ जाएगी। NPCI, RBI, IBA काम करते हैं, ठीक है। सिंगापुर, फ्रांस, UAE में इसका विस्तार हो चुका है और भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार का एक स्तंभ हो चुका है। बट RBI की रिपोर्ट फिर एक चिंता का विषय है, उस पर आप मुझे अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और साथ में अगर जाते जाते आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो देखो हमारा ये रैंक बूस्टर सेल शुरू हुई है, इसमें फ्लैट 50% ऑफ है। आप UPSC के किसी भी कोर्स में अगर GRS लाइव कोड का यूज़ करते हैं, GRS लाइव कोड का यूज़ करते हैं तो 50% ऑफ आपको मिल रहा है। 2026 के लिए है, 2027 के लिए, 2028 के लिए। इंग्लिश में है, हिंदी में है और इंग्लिश में, हर किसी में आपके पास कोर्स अवेलेबल है। आप इनका हिस्सा बन सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।